नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 और उसके बाद अमेंडमेंट जो कि 1987 में हुई थी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल बने हैं, तो इसी रिलेटेड सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड अमेंडमेंट इन 1987। यहाँ पे इस लेक्चर में हम भारत के पहले मेजर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए, एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, इसकी बात करेंगे कम्प्रिहेंसिवली। और यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे और अमेंडमेंट्स देखेंगे आपके यूपीएससी और बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और इसको एयर एक्ट भी कहा जाता है। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था। क्यों? ताकि एयर पोल्यूशन जो है भारत में, उसके जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके। ये जो एक्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है पहला कंक्रीट स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले जून 1972 आता है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। दूसरे नंबर पे सन 1981 आता है, जहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को इनेक्ट किया था। तीसरा आता है 1987, जहाँ पे इस एक्ट को अमेंड किया गया और यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया। तो जब 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट आया था तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 1987 में यहाँ नॉइस पोल्यूशन को ऐड किया गया। अब ये सवाल बन सकता है कि बताइए, नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन एक्ट में कौन से ईयर में अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1987 में अमेंड किया गया था। यहाँ पे इसका एम यही था कि इसका जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। फिर आता है 1988, यहाँ पे फर्दर इसकी अमेंडमेंट होती है ताकि जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं उन्हें क्लोज़ किया जा सके। जो डिफ़ॉल्ट हैं, जो या तो बहुत पुराने हो चुके हैं और अभी उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उनको क्लोज़ किया जा सके। अब ये जो एयर एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि भारत की जो कमिटमेंट है, जो हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हमने पहले देखी यहाँ पे 1972 में, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और कहाँ पे थी ये? स्टॉकहोम में। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो हमने भारत ने कमिटमेंट करी, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एयर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स ग्रो हो रहे हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस एयर एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले, इम्प्रूव एयर क्वालिटी। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और कुछ मैकेनिज़्म बनाए गए हैं ताकि हमारे पूरे भारत में जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसे इन्हेंस किया जा सके। दूसरा आता है प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स क्रिएट किए गए हैं ताकि जो नए सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के उन्हें स्टॉप किया जा सके। तीसरा आता है कंट्रोल एग्जिस्टिंग पोल्यूशन। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उसे रेगुलेट करने और मॉनिटर करने का बात हुई है। किसके माध्यम से? स्टैंडर्ड्स और परमिट्स के माध्यम से। तीसरा आता है अबेट एयर पोल्यूशन। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं उसको रिड्यूस करना और मिटिगेट करने का बात हुई। अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स, यानी वो ऐसे कण जो पोल्यूशन करते हैं, जिनके वजह से पोल्यूशन होती है, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन देखें तो इस एक्ट की सेक्शन 2 क्लोज ए डिफाइन करती है एयर पोल्यूटेंट्स को कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो कि हार्म कॉज कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है किसको? एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को और प्रॉपर्टी को। तो सेक्शन 2 क्लोज ए डिफाइन करती है एयर पोल्यूटेंट्स को, एयर पोल्यूटेंट्स एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस विच में कॉज हार्म और डैमेज टू एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एयर पोल्यूशंस की, पहले हमने देखा पोल्यूटेंट्स की, अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले आता है द एयर एक्ट डिफाइंस एयर पोल्यूशन एज द प्रेजेंस ऑफ एनी डेंजरस पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या है हमने पहले देख लिया, दैट मेक्स द एयर अनब्रीदेबल। कोई भी ऐसा डेंजरस पोल्यूटेंट जो हवा को, एयर को अनब्रीदेबल बनाता है, यानी उसकी वजह से जो एयर है, जो हवा है, वो ब्रीद करने लायक नहीं रहती है, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। जब भी एयर में ऐसा कोई डेंजरस पोल्यूटेंट की प्रेजेंस हो
जो एयर को अनब्रीथेबल बना देता है। ये जो ब्रॉड डेफिनेशन है ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अलो करती है कि अलग अलग जो वेरियस फॉर्म्स हैं एयर कंटामिनेशन के उसे एड्रेस किया जाए जो कि पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल क्वालिटी को रिस्क पोज करते हैं, यानी जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ में और एनवायरमेंटल क्वालिटी में क्या होता है, रिस्क होता है। अब ये डेफिनेशन फाउंडेशन की तरह सर्व करती है टू इस्टेब्लिश एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया जाए। इसके साथ साथ ये डिटरमाइन करती है कि कहाँ पर कब और कितनी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इंटरवेंशन नेसेसरी है। कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने नेशनल पॉलिसी सेट करी हैं और जितनी भी ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन है इस एयर एक्ट की उसे वो कोऑर्डिनेट करता है। फिर आपके पास आता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज G के तहत, जहाँ पे इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे के पूरे भारत में है। इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है, खासकर जो CPCB के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यह सवाल आ सकता है कि बताओ CPCB जो है उसको एयर एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। तो सेक्शन 2 क्लॉज जी के तहत CPCB इस्टेब्लिश हुआ है और इसकी जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में है। जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये पूरे भारत में ही काम कर रहा है। अगर ये कोई मान लो रूल लेकर आता है या कुछ भी होता है तो पूरे भारत में उसको ये इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे एक तो CPCB होता है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी प्रकार से स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होते हैं। जो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ स्टेट तक होगी, सेंटर की पूरे भारत में होगी। ये लो आगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SPCBs। यहाँ पे जो CPCB के डायरेक्टिव्स होते हैं उन्हें ये इम्प्लीमेंट करता है स्टेट लेवल पे और इनके जो कंप्लाइंस हैं उन्हें ये मॉनिटर करता है। अब ये जो हिरार्कियल स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर CPCB है, फिर स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन की कोई भी अगर एक्शन हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन हो और यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज़ को भी ये अलो करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिलेशन क्या है वाटर एक्ट के साथ। एक एक करके हम सारे एक्ट्स को कवर करेंगे। आज मैं एयर कर रहा हूँ, अगले वीडियो में हम वाटर एक्ट को भी कवर करने वाले हैं। ये जो एयर एक्ट का फ्रेमवर्क है ये वैसा ही है जैसे कि वाटर एक्ट का फ्रेमवर्क है जो आया था 1974 में। ईयर आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये क्रिएट करता है कंसिस्टेंट अप्रोच को एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए भारत में। एयर एक्ट एक्सपैंड करता है अपनी अथॉरिटी को सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स में। वाटर एक्ट से लेके तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन उन्हें एयर पोल्यूशन बोर्ड्स को सेटअप करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है ताकि जो कम्प्रीहेंसिव कवरेज है पूरे के पूरे भारत में उसको किया जा सके। तो यहाँ पे उनके पास वाटर पोल्यूशन बोर्ड भले ही ना हो लेकिन एयर पोल्यूशन बोर्ड हर स्टेट में होने चाहिए ताकि जो कम्प्रीहेंसिव कवरेज है पूरे भारत की वो हो सके। अब हम बात करते हैं कंसेंट मैकेनिज्म की। सबसे पहले आते हैं मैंडेटरी परमिट्स। जितने भी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं विद इन जो डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ हैं उन्हें कंसेंट परमिट जो है स्टेट बोर्ड से वो लेना पड़ेगा। दूसरा आपके पास आता है इमिशन स्टैंडर्ड्स। जितने भी स्टेट्स हैं इनका ये काम है कि वो प्रिस्क्राइब करे इमिशन स्टैंडर्ड्स को इंडस्ट्रीज़ के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए, यानी बताइए कि भाई इंडस्ट्रीज़ के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन कौन से आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं जिन स्टैंडर्ड्स को आपको मीट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या बाकी हैं। और ये जो इमिशन स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करना है ये कैसे सेटअप किए जाएंगे, जो सेंट्रल बोर्ड है उसके साथ कंसल्ट करके। तीसरा आता है एम्बियंट एयर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्हें जो एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं CPCB के द्वारा उन्हें अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की क्या पावर है। सबसे पहले इंस्पेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पर इनके पास पावर है कि किसी भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी और जो पोटेंशियल पोल्यूशन का सोर्स है उसमें ये एंटर कर सकते हैं और उसे अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, एमिशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें माना जा रहा है वो मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दूसरा था टेस्टिंग इक्विपमेंट। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये पावर है कि जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी है उसे ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ वो सारे इक्विपमेंट्स या मशीनरी कंप्लाइंस कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरा था सैंपल कलेक्शन। इनके पास अधिकार है कि कोई भी चिमनी है, फ्लाई ऐश है या डस्ट है वहाँ से ये सैंपल्स को ले सकते हैं और उसका एनालिसिस अपने लैब्स में जाके कर सकते हैं। ये पावर है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के।
फिर आता है इन्फोर्समेंट। इनके पास पावर है कि ये डायरेक्टिव्स को इशू कर सकते हैं और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट वायलेटर। यानी कोई भी इंडस्ट्री अगर वायलेट करती है इमिशन स्टैंडर्ड्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग ये इनिशिएट कर सकते हैं। ये पावर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास। अब आते हैं 1987 के अमेंडमेंट कि 1987 में जब इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे हुए। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ नॉइस पोल्यूशन। 1981 में यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन जो था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 1987 में नॉइस पोल्यूशन को ऐड किया गया। तो 1987 की जो अमेंडमेंट थी उसने नॉइस को यहाँ पे डाला टू द लिस्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिसको इस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाएगा। दूसरा आता है सिटीजन्स सूट प्रोविज़न। यहाँ पे कुछ प्रोविज़न्स भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें अलो किया जाए कि वो कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की लीगल रेमेडीज़ को सीख कर सकते हैं वायलेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी है या जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं वही कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए सिटीजन को ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की वायलेशन हो रही है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है या फिर लीगल रेमेडीज़ को वो सीख कर सकता है। फिर 87 के बाद 1988 में दोबारा यहाँ पर अमेंडमेंट होती है और यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट है इसे और ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है। कैसे? देखिए 1988 के अमेंडमेंट से पहले जो इन्फोर्समेंट थी इस एक्ट की उसको प्राइमरली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के तहत ही अचीव किया जा सकता था, जिसको इनिशिएट कौन करेगा? बोर्ड करेगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 1988 के अमेंडमेंट में यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इसकी जो इन्फोर्समेंट है उसे स्ट्रेंथन किया गया और यहाँ पे एसपीसीबी और सीपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एम्पावर किया गया कि अगर मान लो कोई डिफ़ॉल्ट इंडस्ट्रियल प्लांट है तो उसको क्लोज़ किया जा सकता है। तो अभी एसपीसीबी और सीपीसीबी के पास पावर है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट ख़राब है, पुराना है, डिफ़ॉल्ट है, तो उसको ये बंद भी कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पर अप्रोच में शिफ्ट हमें देखने को मिला। जो पहले प्योरली प्यूनिटिव मेजर था यानी कि सिर्फ आपको पनिशमेंट्स ही मिलेंगी, तो अब यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शंस को यहाँ इंक्लूड किया जाता है इस अमेंडमेंट में, ताकि जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उन्हें इमीडिएटली हाल्ट किया जा सके। ऑब्वियसली जो वॉलेटर होगा अगर वो चाहे तो चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये पावर यहाँ पे एसपीसीबी और सीपीसीबी को मिली कि अगर वो चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है कि इस एयर एक्ट के तहत पेनल्टीज़ क्या क्या हैं। देखिए मिनिमम इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 1 साल की है और इसका बेस क्या होगा कि सीपीसीबी के जो डायरेक्टिव्स हैं वहाँ पर उनके साथ कंप्लायंस नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 1 साल की जेल मिनिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 साल की है। मिनिमम 1 साल तक जेल में जाना ही है, मैक्सिमम 6 साल तक जेल में जाना है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट को एक्सटेंड किया गया है कुछ उन सीरियस या कंटिन्यूड वायलेशंस के लिए, यानी किसी इंडस्ट्री में काफ़ी सीरियस वायलेशंस हो रही हैं और बार बार वायलेशंस हो रही हैं तो वहाँ पे 6 साल तक उन्हें जेल मिल सकती है और 5,000 रुपया डेली फ़ाइन उन्हें मिलेगा। एडिशनल फ़ाइन पर डे फॉर कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस कितना है? 5,000 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो सीपीसीबी के डायरेक्टिव्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे उन्हें बोला जाएगा कि भैया अब इसको तुम बंद करो, जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करो, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करो। लेकिन अगर ये नहीं करता है तो दिन का इसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो जितने दिन भी ये नहीं करेगा उस हिसाब से 5,000 इंटू जितने दिन ये नहीं कर रहा है उतना फ़ाइन इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये पेनल्टीज़ हैं एयर एक्ट के तहत। अब ये पेनल्टीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेशन के द्वारा सीरियस अप्रोच ली गई है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी जो वायलेशन है उसको डेटर किया जा सके, ताकि कोई वायलेट ना कर सके और जो कंप्लायंस है उसे इंश्योर किया जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले डिटेक्शन आता है। एसपीसीबी आइडेंटिफाई करती है वायलेशन को, कैसे? इंस्पेक्शन और कंप्लेंट के मदद से। तो जैसे मान लो कहीं पे एकदम से इंस्पेक्शन पे चले गए किसी इंडस्ट्री में कि चलो इंस्पेक्शन कराते हैं, वहाँ पे अगर मान लो कि कोई वायलेशन दिखती है तो इसके माध्यम से वो वायलेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। या फिर जैसे हमने कहा कि जनता जो कॉमन मैन है उसे भी ये पावर दी गई है कि वो कंप्लेन कर सकता है। तो अगर किसी की कंप्लेंट आई है तो उसके बाद फिर उस कंप्लेंट के बेसिस पे उस इंडस्ट्री में जाके इंस्पेक्शन करके वायलेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो पहले होगी डिटेक्शन। दूसरा आता है नोटिस। ऑफिशियल
ऑफिशियल नोटिस इशू किया जाता है वायलेटर के ऊपर कंप्लाइंस की टाइमलाइन में कि भैया आपके यहाँ से हमें ये पता चला है कि आपने वायलेशन करी है, या हमारी इंस्पेक्शन में ये निकल कर आया है कि आपके यहाँ पे वायलेशन है, तो इसलिए हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं कि ये जो वायलेशन है इसको ख़त्म करें, कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट किया जाए। तीसरा आता है हियरिंग। अब यहाँ पे जो वायलेटर है इसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना केस प्रेजेंट करे। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको जेल हो जाएगी या इसके ऊपर फाइन लग जाएगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इसको दी जाती है कि भैया अपना केस रखो, बताओ कि यहाँ पे जो इमिशन स्टैंडर्ड्स को आपने मीट नहीं किया है तो उसका कारण क्या है। फिर आते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे जो फाइनल डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, जहाँ पे पेनल्टीज़ हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और क्लोजर के ऑर्डर भी हो सकते हैं। कंपनी को, इंडस्ट्रीज़ को बंद भी किया जा सकता है। पांचवा आता है अपील। अब ओबियसली जो वायलेटर है वो डेजिग्नेटेड जो एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ अपील कर सकता है। अगर उसके ऊपर फ़ाइन लगा है, उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है या फिर उसको अपनी इंडस्ट्री को क्लोज़ करने के लिए कहा गया है, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ वो डेजिग्नेटेड एपेलेट अथॉरिटी में जाके अपील भी कर सकता है। फिर आता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़। ये जो एक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करता है कि कुछ सर्टेन एरियाज़ को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ डिक्लेयर कर दिया जाए जहाँ पे स्पेशल रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। अब इन डेजिग्नेटेड एरियाज़ में जितनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है और कंप्लाइंस के रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी स्ट्रिक्टली इनके ऊपर मॉनिटर किया जाता है और जितने भी इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे इन्हें मानने पड़ते हैं। अब इन एरियाज़ की जो डिक्लेरेशन होती है ये किसके बेसिस पे होगी? एयर क्वालिटी के असेसमेंट पे और पॉल्यूशन वनरेबिलिटी फैक्टर्स पे, कि यहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है। अगर बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो फिर इन एरियाज़ को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर पॉल्यूशन वनरेबिलिटी फैक्टर्स की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो सकता है, तो इनके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकती है। अब हम बात करते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशंस की। सिटीजन्स सूट प्रोविज़न 1987 की अमेंडमेंट में राइट फॉर सिटीजन्स टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट पॉल्यूटर, ये अधिकार सिटीजन्स को दिया गया कि अगर कोई पॉल्यूटर है या कोई अथॉरिटी है जो इस एक्ट को इन्फोर्स नहीं कर पा रही है या जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट नहीं कर पा रही है, तो उनके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो फाइल की जा सकती है कॉमन मैन के द्वारा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है पब्लिक अवेयरनेस। जनता की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक्ट प्रमोट करता है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, कि जनता को पता होना चाहिए एयर क्वालिटी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आता है कम्युनिटी मॉनिटरिंग। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है ताकि जो एयर क्वालिटी है उसे मॉनिटर किया जा सके और अगर कहीं पर भी वायलेशन है तो उसको रिपोर्ट किया जा सके। लेकिन अब इतना कम्प्रिहेंसिव एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ये इतना आसान नहीं था या नहीं है, इसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। देखिए यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है ताकि जो मॉनिटरिंग है या इन्फोर्समेंट है वो अच्छे से की जा सके। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल रेजिस्टेंस। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन सारे इमिशन स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस को या कुछ स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है, इसका ओपोजिशन करती है और इसके पीछे कारण दिए जाते हैं इकोनॉमिक कंसर्न, कि वो ऐसा कहते हैं कि अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने लग पड़े तो हमारे धंधे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में कई बार कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। चौथा आता है अवेयरनेस गैप्स। यहाँ पे इनसफिशिएंट पब्लिक अवेयरनेस है अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जनता में जागरूकता की कमी है उनके अधिकारों से रिलेटेड प्लस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। देखो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ पढ़ी हुई है। आजकल वो पंचायत सेक्रेटरी की जॉब कर रही है, मतलब पिछले काफ़ी सालों से वो पंचायत सेक्रेटरी की जॉब कर रही है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने क्वार्टर से अपने जो उसका पंचायत घर है वहाँ पे जा रही थी, तो रास्ते में उसने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा कि वो घर का जो गंदा सामान है जैसे पैकेट्स हैं या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसे एक वाटर बॉडी में फेंक रहा है, चलते हमारे जो नाले होते हैं ना वहाँ पे फेंक रहा है। अब ये जो मेरी फ्रेंड थी ये नई नई इसकी जॉब लगी थी और प्लस ऑब्वियसली क्योंकि पढ़ाई लिखाई करी है तो उस हिसाब से होता है कि भाई अब हमारे पास पावर आई है तो थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस लेकर आएँ या है ना ऐसी चीज़ें करें। तो इसने इस बूढ़े अंकल को टोक दिया कि अरे आप यहाँ पे नाले में क्यों इसको फेंक रहे हो, आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं, आप सोक पिट बनाओ या जो भी है।
तो ये अंकल जो है ये इसको गालियाँ देने लग पड़ा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले एंड ब्ला ब्ला। तो उसके बाद फिर इसने कुछ नहीं कहा, फिर ये वापस चली गई। अब ये जो अंकल है इसकी जो एक बेटी है, 3-4 दिन के बाद वो बेटी पंचायत घर में आ गई इस लड़की के साथ लड़ने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे। और वहाँ पे वो हज़ार बहाने लगा रही है कि अरे आपने सीनियर सिटीजन के साथ बदतमीज़ी करी, ऐसा किया वैसा किया। फिर पता नहीं कितने की RTIs यहाँ पे डाल दी गई कि बताओ ये काम कैसे हुआ, वो काम कैसे हुआ, जबकि इसको आई थिंक 2-3 महीने हुए थे जॉब करते। और उसके बाद फिर धमकियाँ देने लगी कि मेरा एक रिश्तेदार लॉयर है, ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद फिर ये मेरे जो फ्रेंड थे इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, तो उनकी ईगो सेटिस्फाई होगी। तो अब यहाँ पे जब आप बात करते हो कि देखो जी फलाने देशों में ये हो रहा है, जर्मनी में देखो क्या होता है, अमेरिका में ये होता है, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि वहाँ की जो जनता है उसमें अवेयरनेस है, प्लस जो रूल्स हैं उनको वो मानती है कि हमारे भारत में ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको भारत, जर्मनी या बाकी देशों जैसा चाहिए तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जनता को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। लेकिन जनता में तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो। अगर उन्हें तुमने कुछ बोल दिया तो उनकी तो ईगो हर्ट हो जाती है और फिर वो तो हज़ार तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। कोई RTI डाल दो, कोई कुछ करो ताकि तुम्हें परेशान किया जाए। अब तुम्हें परेशान क्यों किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज तुमने सही बात बोल दी और किसी को टोक दिया तो उसकी ईगो हर्ट होगी। तो यहाँ पे जनता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बिना मतलब की ईगो हर्ट हो जा रही है, पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच के बैठे हैं। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा हो, और इवन मैटर ऑफ फैक्ट उसने कोई बदतमीज़ी भी नहीं करी, बदतमीज़ी अंकल ने करी, उसके बाद फिर उसने करी। तो ये चीज़ें हैं। तो कैसे आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो में चेंजेस ला सकते हो ऐसी जनता के साथ? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश की मैक्सिमम जनता ऐसी है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती हैं। खैर अब हम बात करते हैं कि ये जो एयर एक्ट था इसका इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया। फिर यहाँ पे इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और इमिशंस को रिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कंसेंट सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन करना पड़ रहा है और जब पुराने हो जा रहे हैं तो रिन्यू करना पड़ रहा है। क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ा। ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट की UPSC एग्जामिनेशन के लिए या बाकी जो भी आपके स्टेट PCS एग्ज़ाम हैं बाकी हैं उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है। देखो इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक की एनवायरमेंटल लॉ है जिसको फ्रीक्वेंटली UPSC के क्वेश्चंस में एनवायरमेंटल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर किया जाता है। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ पे CPCB और SPCBs के जो रूल हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है जो कि क्रूशियल है एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के सवालों के लिए। फिर आता है अमेंडमेंट हिस्ट्री। 1987 और 88 में अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि एनवायरमेंटल पॉलिसी के इवोल्यूशन को बताता है और कंपैरेटिव क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इंटरनेशनल लिंकेजेस, जैसे हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करी तो इसके साथ इसका सीधा कनेक्शन है जो भारत की पार्टिसिपेशन को हाईलाइट करता है ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, इसलिए मैं इसको विस्तार से कवर करा रहा हूँ। अंत में हम इसके कुछ की टेकअवेज देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट मेजर एयर पोल्यूशन लॉ। भारत में ये पहला सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूशन लॉ था। दूसरा आता है आपके पास कंप्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे काफ़ी विस्तार से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स यहाँ बने इसके अंडर CPCB और SPCBs। फिर आता है यहाँ पे 1987 और 88 में अमेंडमेंट्स के तहत इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। और फिर आता है कि अगर नॉन कंप्लाइंस होती है तो यहाँ पे पेनल्टीज़ भी दी गई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं हैं, कंक्रीट एक्शंस भी लिए गए हैं। तो ये जो एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, ये रिप्रेजेंट करता है भारत की कमिटमेंट कि किस प्रकार से हम एयर पोल्यूशन को एड्रेस करें, प्लस जो पब्लिक हेल्थ है उसे कैसे प्रोटेक्ट करें। यह था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियोस को मैंने कवर किया है, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टी से ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर आपको याद दिला देता हूँ कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस को मैंने कवर किया है, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।